फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे मुगलों का पतन। ठीक है, तो आधुनिक भारत में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगलों का पतन, जो कि 1707 से 1857 AD तक हुआ। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि मुगलों के पतन कैसे हुए, क्या कारण थे, ये सब के बारे में जानेंगे। तो अगर मुगलों के पतन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करें, दो भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से मुगलों का इतिहास है। जैसे कि एक मुगल काल होता है, मुगल काल, जो कि 1526 से 1707 ईस्वी तक होता है। और इसमें मध्यकालीन भारत भी से हम लोग पढ़ते हैं, यानी मिडाइवल इंडियन कहते हैं, जिसमें 6 शासक ने राज किया था। शासक कहने का मतलब होता है राजा। ठीक है, तो 6 शासक ने राज किया था, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं बाबर। बाबर मुगलों का, ठीक है, सबसे पहले बाबर ही आए और उन्होंने मुगलों को स्थापित किया था, यानी 1526 से 1530 तक इनका कालक्रम रहा। इसके बाद इनके बेटे आते हैं, जिनका नाम हुमायूं रहता है, हुमायूं। ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे पहले तो 1530 से 40 के बीच होता है। फिर शेरशाह सूरी इन्हें मार के भगा देते हैं, तो इसके बीच में फिर आते हैं 1555 से 1556 के बीच, और ये अपने ही लाइब्रेरी से गिर जाते हैं, सीढ़ियों से। ठीक है, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हुमायूं के बेटे आते हैं अकबर। अकबर का कालक्रम रहता है 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। इसके बाद आते हैं अकबर के बेटे जहांगीर, और इनका कालक्रम रहता है 1605 से 1627। इसके बाद आते हैं शाहजहां। जहांगीर के बेटे का नाम है शाहजहां, जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, और इनका कालक्रम कहा जाए तो 1627 से लेकर 1658 तक है। इसके बाद आते हैं शाहजहां के बेटे औरंगजेब। ठीक है, और इनका कालक्रम रहता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। तो अगर हम लोग मुगल काल में देखें तो ये कुल 6 शासक हैं, और इनके काल में भी ब्रिटिश आए हुए थे, व्यापार ये सब कर रहे थे, लेकिन भारत गुलाम नहीं था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब 1707 ईस्वी में मरते हैं, इनके बाद इनके जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं, सब एक से एक होते हैं, मतलब कार्टून भी आप उन्हें कह सकते हैं, जिसे हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। उत्तर मुगल काल, जो कि 1707 से 1857 AD तक चलता है। और इसी कालक्रम में हमारा जो देश है वो ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। इसी को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत। तो 1707 से लेकर 1857 AD में जो भी घटनाएं घटे हैं, ठीक है, वो सब क्या आते हैं? आधुनिक भारत के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें हम लोग इनके शासकों का नाम कहें तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अब बहादुर शाह प्रथम जो है तो औरंगजेब के पुत्र थे, और ये 1707 से 1712 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। इसके बाद इन्हीं का बेटा आता है जहांदार शाह, जो कि 1712 से 1713 तक रहता है। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के एक और आते हैं पुत्र, जिनके नाम है फर्रुख सियर, और ये 1713 से लेके 1719 तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह,
इनका कालक्रम कहा जाए तो 1719 से 1748 तक है। इसके बाद आते हैं अहमद शाह। इनका कार्यक्रम है 1748 से लेकर 54 तक। इसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। और इनका कालक्रम रहता है 1754 से लेके 1759। यानी आलमगीर द्वितीय के कालक्रम में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। और इनके कालक्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध होता है, 1759 से 1806 तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं अकबर। इसके बाद कौन आते हैं, अकबर। तो अगर यहाँ पे देखिए तो अकबर है, तो ये मध्यकालीन भारत के अकबर है और ये आधुनिक भारत के अकबर है। ये अकबर द्वितीय हैं और वो अकबर फर्स्ट थे, ठीक है। और इनका कालक्रम रहता है 1806 से लेके 1837। इस समय समझिए कि जो शासक है इनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह, ठीक है। एक बहादुर शाह पहले आधुनिक भारत में, अब ये दूसरे बहादुर शाह रहेंगे, यानी बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कालक्रम 1837 से 1857 AD तक है। अब इसमें देखिए तो आधुनिक भारत के जितने भी उत्तराधिकारी थे कोई भी योग्य नहीं था, ठीक है। अब जैसे बहादुर शाह हैं तो इनको बोला जाता था साहे बेखबर। इनका नाम था साहे बेखबर, मतलब इनको कुछ पता ही नहीं था कि दरबार में क्या हो रहा है, प्रजा को क्या हो रहा है, मेरे राज्य के अंदर क्या चल रहा है, इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था। इनका और नाम था, जैसे शाह आलम फर्स्ट भी इनको कहते हैं, शाह आलम प्रथम भी इनको कहते हैं। इसके बाद इन्हें आलम शाह फर्स्ट भी कहते हैं, आलम शाह फर्स्ट भी इन्हें कहा जाता है। अगर जहांदार शाह को कहा जाता है तो पूरा ही के पूरा लंपट थे, ठीक है, यानी लंपट मूर्ख, ठीक है। इसके बाद अगर फरुखसियर का कहिएगा तो ये घृणित कायर थे, मतलब प्रजा इनसे घृणा करती थी, ठीक है, घृणित कायर थे। मोहम्मद शाह का तो बारे में बात ही अलग है। इन्हें तो रंगीले मिजाज के थे, तो इसलिए इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये लोग अयोग्य शासक थे और हमारा जो भारत देश है कैसे ब्रिटिशों के हाथ में चला गया। सबसे पहले अगर हम लोग कहें मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें, मुगल साम्राज्य की स्थापना तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध के पश्चात ही बाबर ने, ठीक है, पानीपत के युद्ध के पश्चात यानी बाद में जब पानीपत का युद्ध हो गया, इसके बाद में बाबर ने क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। परंतु बाबर और हुमायूं इसे स्थायित्व नहीं दे पाए। बाबर तो मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया, लेकिन बाबर और इसके जो पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम था हुमायूं, ठीक है। तो ये दोनों मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य इसे अस्थायित्व नहीं दे पाए। अस्थायित्व कहने का मतलब कि जो ठहराव देना चाहिए, जिस चरम सीमा पे ले जाना चाहिए, उसे ये लोग नहीं लेकर आए। इसके बाद आते हैं हुमायूं के जो पुत्र होते हैं, हुमायूं के पुत्र अकबर। अकबर जो होते हैं वो मुगल साम्राज्य को क्या करते हैं, अस्थायित्व देते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों अस्थायित्व नहीं दे पा रहे थे, जैसे ही अकबर जाते हैं तो ये अस्थायित्व दे देते हैं। इसके बाद है और साम्राज्य का ये विस्तार भी करने लगते हैं।
अगर हम लोग अकबर के पुत्र का नाम ले या सीधे औरंगजेब हम लोग कहें, ठीक है। अब सीधे हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, शाहजहाँ के पुत्र पे, औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय ये जो मुगल साम्राज्य था ये चरम सीमा पे था, ठीक है, यानी चरमो उत्कर्ष पे था कह सकते हैं, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे थी। परंतु औरंगजेब की कई नीतियाँ थी, ठीक है, इनका कई नीतियाँ था। नीतियाँ कहने का मतलब कि कई प्रकार की योजना रखते थे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, जिससे इन्हें काफ़ी हानि हुआ, जिससे औरंगजेब को क्या होता है, काफ़ी हानि होता है। अगर ये नीतियों के बारे में हम लोग बात करें तो धार्मिक हो गया, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, ठीक है, राजपूत नीति हो गया, सिख नीति हो गया, सिख नीति, मराठा नीति, मराठा नीति। दक्कन में संपूर्ण मुगल साम्राज्य में जो विद्रोह की स्थिति हुआ था वो सब यही सब नीति के कारण हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि दक्कन में जो संपूर्ण मतलब मुगल साम्राज्य के लिए जो विद्रोह हुआ, दक्कन में जो विद्रोह हुआ था मुगल साम्राज्य के लिए, वो सब इन्हीं नीतियों के कारण थे। इसके बाद क्या होता है कि 3 मार्च 1707 में औरंगजेब का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। और उस समय मुगल साम्राज्य जो था आंतरिक रूप से संघर्ष से गुजर रहा था। आंतरिक रूप से किससे गुजर रहा था, संघर्ष से। कौन, तो मुगल साम्राज्य, ठीक है, ये मुगल साम्राज्य जो है आंतरिक रूप से संघर्ष से गुजर रहा था। अब इसी के बीच में क्या होता है कि औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात अब मुगल साम्राज्य के राजगद्दी पे कौन बैठेगा, इसके लिए अपने ही पुत्रों के बीच में क्या हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, यानी युद्ध शुरू हो गया। अब इसमें क्या होते हैं कि औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के कितने पुत्र, 3 पुत्र। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। अगर ये तीनों पुत्र के बारे में बात किया जाए तो एक का नाम था मुअज्जम, ठीक है, एक का नाम था आजम और तीसरे का नाम था कामबख्श। अब ये राजगद्दी के लिए तीनों भाई आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। मुअज्जम जो थे वो काबुल के सूबेदार थे, काबुल के सूबेदार, मतलब कि औरंगजेब जो थे मुअज्जम को कहाँ का सूबेदार बनाया था, तो काबुल का। आजम को गुजरात का सूबेदार बनाया था, गुजरात का सूबेदार। और कामबख्श को बीजापुर का, जो कि गोवा में है, बीजापुर का सूबेदार बनाया था। अब इसमें क्या है कि मुअज्जम जो है, मुअज्जम, आजम, कामबख्श तीनों दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी के लिए आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो मुअज्जम जो होते हैं ये दोनों भाई को, ठीक है, दोनों भाई को यानी कि ये आजम और कामबख्श को, दोनों को क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। दोनों भाइयों को पराजित कर दिए। पराजित करने का मतलब होता है हरा देना, पराजित किया, ठीक है। और इसके बाद मुअज्जम जो है अगला शासक बनते हैं, अगला शासक बन जाते हैं, ठीक है। मुअज्जम क्या होते हैं, अब दिल्ली सल्तनत के यानी मुगल साम्राज्य के अगला शासक बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम के। बहादुर शाह प्रथम के, जिन्हें साहेब-ए-खबर के नाम से भी जाना जाता है और जिनका कालक्रम 1707 से 1712 एडी है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके बारे में कुछ बात करें तो सबसे पहले इनका वास्तविक नाम, इनका
वास्तविक नाम मुअज्जम है, मुअज्जम, ठीक है। जिन्होंने आजम और काम बख्श को हरा के क्या किया था, अगला शासक बने थे। तो इनका नाम मुअज्जम था, लेकिन जब ये राजा बने तो अपना नाम क्या कर लिया, बहादुर शाह प्रथम कर लिया। ये पुत्र या उत्तराधिकारी किनके थे, तो हम कह सकते हैं कि पुत्र और उत्तराधिकारी किनके थे, तो औरंगजेब के थे, ठीक है। इन्होंने एक उपाधि लिया था, क्या लिया था, उपाधि। तो उपाधि में क्या क्या लिया, शाह आलम का उपाधि लिया, ठीक है, शाह आलम का, आलमगीर का, ये सब उपाधि लिए थे। इसके बाद है कि औरंगजेब की कई नीतियाँ थी, जो कि इसके पहले भी हम लोग देखे हैं कि औरंगजेब की कई नीतियाँ थी, जिसके वजह से दक्कन वाला क्षेत्र में झगड़ा हुआ था। तो बहादुर शाह प्रथम जब राजा बनते हैं तो औरंगजेब की कई नीतियों में बदलाव करते हैं, जैसे कि धार्मिक नीति हो गया, धार्मिक नीति, दक्कन नीति, ठीक है। तो सबसे समझिए कि हिल मिल करना स्टार्ट कर देते हैं। राजपूत नीति हो गया, इसके बाद मराठा नीति, सिख नीति, सिख, ठीक है, सिख नीति, कई नीतियों में ये क्या करते हैं, बहादुर शाह प्रथम बदलाव करते हैं। और अगर हम लोग इनके शासनकाल का बात करें तो इनका 5 वर्ष का शासनकाल रहा, 5 वर्ष का शासनकाल रहा, ठीक है। अब हम लोग इन नीतियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे बहादुर शाह प्रथम ने इन नीतियों में बदलाव किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मराठा नीति, मराठा नीति कि कैसे बहादुर शाह प्रथम ने मराठा